हेलो एवरीवन। आज बीएससी पार्ट सेकंड में यूनिट थर्ड या सेक्शन सी में ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में मेथड ऑफ प्रिपरेशन में सबसे पहले अपन नाइट्रो एल्केन का अध्ययन करेंगे। उसके बाद में है नाइट्रो एरीन का अध्ययन करेंगे। पहला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जिसमें नाइट्रो एल्केन। ध्यान से सुनना। इसका मतलब अपन को नाइट्रो एल्केन का सिंथेसिस करना है। किस से? एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, याद रखना है। या कहूं SN2 रिएक्शन शो करता है। अब SN2 रिएक्शन है वो जनरली 1 डिग्री एल्किल हैलाइड शो करते हैं, और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है वो जनरली कौन सी रिएक्शन शो करता है? SN1। बट SN1 या SN2 दोनों ही रिएक्शन कौन सी हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब है कि ये जो एल्किल हैलाइड है इसकी रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइट से की। सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर हैं और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। यहाँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ न्यूक्लियोफाइल के रूप में नाइट्रोजन है वो sp3 कार्बन पर अटैक करता है, और यहाँ से कौन निकल जाता है? हेलोजन अक्स नेगेटिव के रूप में, जो किस को एक्सेप्ट करता है? Ag पॉजिटिव को। और Ag और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ये नाइट्रोजन न्यूट्रल था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। N डबल बॉन्डो O पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव, और ये R जुड़ गया। इसका मतलब ये हुआ एल्किल हैलाइड की जब सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन की जाती है तो नाइट्रो एल्केन का सिंथेसिस होता है। अब बात यह है कि ऐसा क्यों, मैं फिर बता दूं। सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड होने के कारण नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो नाइट्रोजन की ज़्यादा है। इसका मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन है वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में sp3 कार्बन पर अटैक करेगा, और यहाँ से हेलोजन अक्स नेगेटिव के रूप में इस सिल्वर को एक्सेप्ट करेगा, और Ag अक्स के रूप में रिमूव हो जाएगा। Ag और ऑक्सीजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। यहाँ हेलोजन के रूप में क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकता है। ये एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है, इसलिए एल्किल हैलाइड है यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहा है। अब दूसरी बात सुनना। R की जगह मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 और ये अक्स। यहाँ जो नाइट्रोजन है वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में sp3 कार्बन पे अटैक किया, और ये हेलोजन यहाँ से रिमूव हो गया। इसका मतलब इस कार्बन से डायरेक्ट कौन जुड़ा? नाइट्रोजन। ये रहा। इस हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन है वो कौन सा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि यदि मैं बेंजीन और एरिल हैलाइड इसकी रिएक्शन करवाऊं
तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये कौन सा कार्बन है? sp2 कार्बन है। क्योंकि हेलोजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर। ये लोन पेयर यहाँ इस बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में होने के कारण कार्बन और हेलोजन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, जिसके कारण यह बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होता। इसलिए सिल्वर नाइट्राइट की जब भी अपन रिएक्शन कराएंगे तो उस कार्बन पर नाइट्रोजन जुड़ेगा जिस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 हो और उस पर हेलोजन जुड़ा हुआ हो। अगला, कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब सोडियम नाइट्राइट से करवाई जाए तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा। ध्यान से सुनना, सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में आयनिक बॉन्ड है, इसलिए ऑक्सीजन पर यहाँ ट्रू नेगेटिव चार्ज है। ट्रू नेगेटिव चार्ज होने के कारण ऑक्सीजन नेगेटिव और नाइट्रोजन में न्यूक्लियोफिलिसिटी O नेगेटिव की ज़्यादा है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होने के कारण यहाँ सॉफ्ट कैरेक्टर आ जाते हैं और न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो सॉफ्टनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। या कहूँ O नेगेटिव और N में O नेगेटिव की साइज ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है O नेगेटिव, इसलिए O नेगेटिव है अपना लोन पेयर इजीली डोनेट करता है कंपेरेटिवली किसके? न्यूट्रल नाइट्रोजन से। इसलिए O नेगेटिव यहाँ sp3 कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से एलोजन निकल जाएगा, एलोजन इस Na को पिकअप करके Na अक्ष के रूप में निकल जाएगा, R के ऊपर कौन जुड़ा? O। तो इसलिए पूछा जाता है कि एल्किल हैलाइड की सोडियम नाइट्राइट से रिएक्शन करवाई जाए तो क्या बनता है? एल्किल नाइट्राइट। और यदि सिल्वर नाइट्राइट से करवाई जाए तो नाइट्रो एल्केन। अपन क्या किसका सिंथेसिस पढ़ रहे हैं? नाइट्रो एल्केन। इसलिए एल्किल हैलाइड की रिएक्शन और हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा उसका हाइब्रिडेशन कौन सा होना चाहिए? sp3। रिएक्शन किससे कराएंगे? सिल्वर नाइट्राइट। न्यूक्लियोफाइल के रूप में कौन कार्य करेगा? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में कोवेलेंट कैरेक्टर होने के कारण ऑक्सीजन पर ट्रू नेगेटिव चार्ज नहीं होता, इसलिए O और N में न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है? N की, इसलिए वहाँ नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। अगला है, यदि एल्किल हैलाइड में हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा हो, या कह दूं हेलोजन जिस sp3 कार्बन पर जुड़ा हो उस पर प्रोटॉन नहीं हो, तो नाइट्राइट है वो उसके बीटा प्रोटॉन को पिकअप करता है और ये इलेक्ट्रॉन अल्फा और बीटा के बीच में वो आ जाता है और यहाँ से हेलोजन रिमूव हो जाता है Na अक्ष के रूप में। तो इसलिए अल्फा और बीटा के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। ये रिएक्शन कौन सी हो गई? बीटा एलिमिनेशन। क्यों और कैसे? ध्यान से सुनो। हेलोजन जिस कार्बन पर जुड़ा उसको मैंने कह दिया अल्फा, उससे आगे वाला क्या कह दिया? बीटा। बीटा से मैंने क्या पिकअप किया? प्रोटॉन। प्रोटॉन पिकअप करने के बाद में अल्फा और बीटा के बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड। और यहाँ से हेलोजन निकल गया है। हेलोजन किसके साथ रिएक्शन करेगा? Na अक्ष के साथ। इसका मतलब -Na अक्ष प्लस HNO2 और ये आइसोब्यूटिलीन प्राप्त हो गया। अब है कि यहाँ पर मैंने ये DMF और DMSO लिखा है। DMF डाई मेथिल फॉर्मेमाइड, डाई मेथिल फॉर्मेमाइड DMF। DMSO डाई मेथिल सल्फोक्साइड, डाई मेथिल सल्फोक्साइड। ध्यान से फिर से सुनना,
डाई मेथिल फॉर्मेमाइड, ये है फॉर्मेमाइड, एक कार्बन को फॉर्म प्लस एमाइड फॉर्मेमाइड। DMSO डाई मेथिल सल्फोक्साइड, सल्फोक्साइड। ये दोनों ही सॉल्वेंट का कार्य करते हैं। ये सॉल्वेंट पोलर नेचर के होते हैं और पोलर में भी एप्रोटिक नेचर के होते हैं। इसलिए अपन यहां DMSO लिख सकते हैं, या कह दूं DMF लिख सकते हैं, या अपन यहां एथेनॉल भी यूज में ले सकते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। हो गया। अब है, मैं फिर से बता दूं, नाइट्रो एल्केन बनाना है। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्राइड से करवाई जाए तो नाइट्रो एल्केन बनता है, क्योंकि सिल्वर और ऑक्सीजन के बीच में कोवैलेंट कैरेक्टर होने के कारण न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो नाइट्रोजन की ज़्यादा है। आगे है कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम नाइट्राइड से करवाते हैं तो सोडियम और ऑक्सीजन के बीच में आयनिक बॉन्ड है, जिसके कारण न्यूक्लियोफिलिसिटी O नेगेटिव की ज़्यादा है, इसलिए O नेगेटिव R से जुड़ेगा या sp3 कार्बन से जुड़ेगा और एल्किल नाइट्राइड बन जाएगा। यदि एल्किल हैलाइड में sp3 कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट हो तो सोडियम नाइट्राइट है इस बीटा कार्बन पर अटैक करेगा और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब आप ये कह सकते हो कि सर ये नाइट्राइट यहाँ भी तो अटैक कर सकता है। ये इसलिए नहीं अटैक कर सकता, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, 1 2 3 बल्कि ग्रुप होने के कारण ये नाइट्राइट आयन यहाँ इजीली अटैक नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ है न्यूक्लियोफिलिसिएशन रिएक्शन ना होकर के बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है वो प्रीफर्ड है या डोमिनेट है। आगे है कि अल्फा हेलो एसिड की रिएक्शन में NaNO2 और H2O के साथ कराऊं तो यहाँ NaNO2 की जगह आपको करना है AgNO2, क्योंकि NaNO2 की रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ नाइट्राइट बनता है, जबकि अपन को क्या चाहिए, यहाँ नाइट्रो चाहिए। तो अपन किसकी रिएक्शन कराएंगे, AgNO2 की। AgNO2 की रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, AgCl, Cl की जगह क्या आ जाएगा, NO2 हो जाएगा। अब NO2 आने के बाद में NO2 का -I इफेक्ट होता है, इसलिए ये जो O और H के इलेक्ट्रॉन वो इधर आएंगे और इस CH पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, H पर कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये H यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। कौन सी गैस एलिमिनेट हो जाएगी, CO2। तो देखो CO2 गैस एलिमिनेट हो गई, CH3 CH पर कौन जुड़ गया, HCH2 NO2 NO2। इसका मतलब अल्फा हेलो एसिड की सिल्वर नाइट्राइड से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से क्या निकलता है, AgCl और जुड़ किया जाता है NO2 का -I इफेक्ट होने के कारण जब भी उसे हीट करते हैं तो CO2 गैस का एलिमिनेशन हो जाता है और प्रोडक्ट क्या बनता है, CH3 CH2 और NO2। आगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रो एरिन, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो कई बार ये क्वेश्चन पूछाता है कि नाइट्रेशन रिएक्शन क्या है। नाइट्रेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि बेंजीन से हाइड्रोजन को रिमूव करके NO2 ग्रुप का जुड़ना, हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसके द्वारा हो गया, NO2 के द्वारा। तो इसका मतलब ये कह दूं कि बेंजीन के हाइड्रोजन की जगह यदि NO2 जुड़ जाए तो उसे कौन सी रिएक्शन कहते हैं, नाइट्रेशन रिएक्शन।
अब ध्यान से सुनना, यहां यह है कि बेंजीन की रिएक्शन HNO3 और H2SO4 के, या कह दो नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ध्यान से सुनना, नाइट्रेटिंग मिक्सचर कौन सा है? HNO3 और H2SO4। H2SO4 यहाँ ब्रोंस्टेंट एसिड का कार्य करता है, HNO3 है वो ब्रोंस्टेंट बेस का कार्य करता है। इसका मतलब ये है कि HNO3 है वो एक ब्रोंस्टेंट बेस है और H2SO4 है वो ब्रोंस्टेंट एसिड है, क्योंकि H2SO4 है HNO3 के कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब बात सुनना, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, अपन डायरेक्ट मेथड करें, HNO3 की स्ट्रक्चर लिखी, यहाँ से अपन किसको रिप्लेस करेंगे? H को, और यहाँ से किसको कर देंगे? OH को। स्मॉल मॉलिक्यूल क्या रिमूव हो गया? H2। H2SO4 आपको ही पता है किसका काम करता है? डिहाइड्रेटिंग। पहले वाले वीडियो में पढ़ा अपन ने, डिहाइड्रेशन है इसका मतलब वाटर का एलिमिनेशन। बताओ क्या जुड़ गया? NO2। अब ये चीज है कि नाइट्रेटिंग जो रिएजेंट हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? नाइट्रेटिंग जो रिएजेंट हैं वो HNO3 प्लस H2SO4, पहला जो कि है। दूसरा ध्यान से सुनना, फ्यूमिंग HNO3, फ्यूमिंग HNO3। और ये फ्यूमिंग HNO3 है वो सधूम HNO3 होता है। इस HNO3 के साथ NO2 एक्स्ट्रा ऐड होता है। HNO3 के साथ कौन होता है? NO2, NO2। तीसरा ये है कि HNO3 के साथ H2SO4 की जगह HClO4 हो सकता है या HbF4 भी हो सकता है। इसका मतलब नाइट्रेटिंग रिएजेंट के रूप में HNO3, H2SO4, फ्यूमिंग HNO3 या H2SO4 जगह क्या हो सकता है? HClO4 या HbF4। फ्यूमिंग HNO3 का मतलब है एक्स्ट्रा उसमें क्या ऐड होता है? NO2। अब बात सुनना मैकेनिज्म। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट किया जाता है। ब्रोंस्टेंट एसिड अपना प्रोटॉन देता है, ब्रोंस्टेंट बेस है उस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ब्रोंस्टेंट बेस जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, ब्रोंस्टेंट एसिड जो अपना प्रोटॉन डोनेट करे। इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और अब आपको पता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है O पॉजिटिव की ज़्यादा है, इसलिए ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के जो ये इलेक्ट्रॉन है कौन ले जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन न्यूट्रल होकर के क्या रिमूव हो जाएगा? यहाँ H2O प्लस क्या बन जाएगा? NO2 प्लस। ये रहा H2 और ये NO2 प्लस। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल के रूप में क्या प्राप्त हुआ? NO2। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। इसका मतलब पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट किया, फिर वो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा? बेंजीन रिंग पर। यहाँ बेंजीन है वो एक न्यूक्लियोफाइल के रूप में कार्य करती है, क्योंकि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ये पाई इलेक्ट्रॉन है इधर NO2 को जोड़ेंगे तो इस कार्बन पर NO2 जुड़ता है, ये रहा। तो यहाँ कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। नेगेटिव कौन जुड़ गया? पॉजिटिव NO2। अब बात सुनना, ये पॉजिटिव है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डिलोकलाइज्ड होंगे, तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर इधर आएंगे, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब बात सुनो, ये जो भी तीनों स्ट्रक्चर हैं वो नॉन एरोमेटिक हैं, क्योंकि ये कार्बन sp3 है।
sp3 है, नॉन एरोमेटिक है। यदि इस प्रोटॉन को यहां से पिक कर लिया जाए तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कौन सा बॉन्ड बना लेते हैं? पाई बॉन्ड, एरोमेटिक हो जाएगा, जिसके कारण ये प्रोटॉन कौन सी नेचर का है? एसिडिक का। इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, उसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया जाए तो देखो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से लेकर के, सॉरी, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है इन कार्बन पर डिलोकलाइज्ड होता है। तो देखो मैंने डॉटेड लाइन से शो कर दिया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। कौन डिलोकलाइज्ड? पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहा। और HNO2 इसको कहते हैं एरिनियम आयन। एरिनियम का मतलब क्यों? बेंजीन पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, तो एरिनियम। सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का अर्थ यहाँ पे यह है कि जो NO2 जुड़ा है वो कौन से बॉन्ड से जुड़ा है? सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, इसलिए इसे क्या कह दिया? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। वीलैंड इंटरमीडिएट का मतलब है, वीलैंड नाम करके साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं? वीलैंड इंटरमीडिएट। अब है थर्ड, डी प्रोटोनेशन, मतलब यहाँ से प्रोटॉन को हटाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कौन है बोलो? नॉन एरोमेटिक। तो ये प्रोटॉन कौन सा हो गया? एसिडिक। एसिडिक प्रोटॉन को कौन हटाए? बेस। बेस कहाँ है? ध्यान से सुन, देखना, HSO4 नेगेटिव। NO2 इलेक्ट्रोफाइल, H2 निकल ही गया था, HSO4 है, इस प्रोटॉन को पिकअप करेगा और HSO4 यहाँ से प्रोटॉन पिकअप करके क्या बना लेगा? H2SO4। कौन जुड़ गया? NO2। क्या बन गया? नाइट्रोबेंजीन। ये कौन सी स्टेप है? फास्ट। ये कौन सी स्टेप थी? स्लो स्टेप। स्लो स्टेप कौन सी थी? जहाँ NO2 बेंजीन से जुड़ा, कौन सा बॉन्ड बना के? सिग्मा। क्या कह दिया? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। बेंजीन पे कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव, तो क्या कहा? एरिनियम आयन। इसको कौन सा इंटरमीडिएट कहते हैं? वीलैंड इंटरमीडिएट। ये थी इसकी मैकेनिज्म। यदि आप डायरेक्ट करना चाहो तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। HNO3 की स्ट्रक्चर लिखो, H बेंजीन का, OH NO2 का और H2 निकल जाएगा, क्योंकि H2SO4 है वो किसका काम करता है? डिहाइड्रेशन का। मैकेनिज्म में पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा बताओ इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पर जुड़ जाएगा? बेंजीन पे। तीसरा बोलो बेंजीन से प्रोटॉन को पिकअप कर लेंगे। अब है एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बेंजीन है उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट है? एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब है कि बेंजीन पर NH2 OH CH3 ये ग्रुप जुड़ जाएं तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी और रिएक्शन क्या होगी? फास्ट होगी। अगला NO2 साइनाइड। और ये NO2 साइनाइड का मतलब ये है कि बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए एटम के पास लोन पेयर नहीं होना चाहिए और वह एटम अपने से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ होना चाहिए। कौन से बॉन्ड से? पाई बॉन्ड से। वो कौन से होते हैं? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ये बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देते हैं? डिक्रीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये रहा बेंजीन, ये NO2। तो देखना ध्यान से, ये पाई इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे? ऑक्सीजन की ओर। ध्यान से सुनना, ये बेंजीन, ये NO2, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर। कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव चार्ज आया। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे तो बेंजीन पर यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आया तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? डिक्रीज हो जाएगी। जो कि बेंजीन पर यदि NH2 OH या CH3 जुड़ जाते, ये लोन पेयर इधर
और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर। बेंजीन पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज आने के कारण बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण इसे क्या कह दिया? एक्टिवेटिंग। यहाँ बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी, इसलिए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बेंजीन पर कौन सा है? OH। एक्टिवेटिंग कैसे? अब दूसरा सुनना कि बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए एटम के पास लोन पेयर है, और बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए एटम के पास लोन पेयर है, वह ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो और पैरा पर जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर इधर से इधर, ये बेंजीन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये नेगेटिव फिर डिलोकलाइज होगा, यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव पर कौन जुड़ेगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो इसलिए NO2 है वो कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पर। अब यहाँ मेजर है वो ऑर्थो है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ध्यान सुनना, कौन सी? इंट्रामोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर से क्या मेजर क्यों हो गया? इसलिए हो गया क्योंकि ये बेंजीन, ये और ये H, ये N, ये डबल बॉन्ड O, और ये इधर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये यहाँ इस तरह डिलोकलाइज होता है, जिसके कारण ये मेजर है। अन्यथा तो ये कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, उसके साथ ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं रखेगा। बट इंट्रामोलिकुलर साइक्लाइजेशन है वो ऑर्थो प्रोडक्ट में, इसलिए मेजर होता है। ध्यान से सुनना। बेंजीन पर क्या जोड़ दिया? NO2। आपको भी पता है यही है NO2। ये इलेक्ट्रॉन इधर, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन, बेंजीन पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन इधर है तो यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इसका मतलब ऑर्थो और पैरा पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल जुड़े कहाँ? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। तो ऑर्थो, मेटा और पैरा, ऑर्थो और पैरा पर तो कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। मेटा पर न्यूट्रल। न्यूट्रल तो इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है? मेटा पर। तो इसलिए NO2 कहाँ जुड़ेगा? इसका मतलब ये हो गया कि HNO3 और H2SO4 की जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएं तो हायर टेम्परेचर पर रिएक्शन करवानी पड़ेगी और मेटानाइट या कह दो मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन प्राप्त होगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सका है। अब है इंटरकन्वर्जन। इंटरकन्वर्जन का मतलब है कि अपन को एक रूप से दूसरे रूप में इंटरकन्वर्जन करना। ये NO2 है, उसके पैरा पोजीशन में NO2 जोड़ना है, जबकि NO2 तो आपको ही पता है मेटा डायरेक्टिव है। तो यहाँ पैरा कैसे बन गया? ये क्यों? ध्यान से सुन। NO2 को पहले NH2 में कन्वर्ट कर लेंगे। NO2 इसका मतलब ऑक्सीजन का हटा है और हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसका मतलब रिडक्शन। टिन HCl या SnCl2 HCl, टिन HCl, आयरन HCl। अब है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन। ध्यान से सुन, यहाँ से H, यहाँ CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये CH3 हो गया। ध्यान सुनना, यहाँ से स्मॉल मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड निकल गया। क्या निकल गया? एसिटिक एसिड। बचा क्या? NH, CO, CH3, CO, CH3। CO, CH3 को एसाइल कहते हैं, इसलिए रिएक्शन का क्या नाम रख दिया? एसाइलेशन। ध्यान से सुनना, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि यहाँ एनिलीन की अपन डायरेक्ट यदि नाइट्रेशन रिएक्शन करवाएं तो मेटा प्रोडक्ट प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि NH2 है वो बेस है, बेस होने के कारण एसिडिक प्रोटॉन पिकअप करेगा, NH3 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज आने के कारण बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि NH3 प्लस का -I इफेक्ट होता है, जिसके कारण बेंजीन की इलेक्ट्रॉन कम होगी, उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। इसलिए अपन ने डायरेक्ट यहाँ नाइट्रेशन ना करवा के पहले अपन ने क्या करवा दिया? एसाइलेशन। एसाइलेशन से क्या बेनिफिट हुआ?
एसाइलेशन से नाइट्रोजन का लोन पेयर कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन करता है और बेंजीन के साथ भी कॉन्जुगेशन करता है। ध्यान सुनना, यहां नाइट्रोजन ऐसा माना जाता है इस ओर 60% कॉन्जुगेशन करता है, जो कि बेंजीन की ओर कितना कॉन्जुगेशन करता है 40%। इसलिए ये जो NH एसाइल है इसमें ऑर्थो भी प्राप्त होगा और कौन सा प्राप्त होगा, पैरा, क्योंकि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, क्योंकि बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए एटम के पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है। कौन सा डायरेक्टिव होता है, ऑर्थो और पैरा। ऑर्थो और पैरा का मतलब ऑर्थो और पैरा पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो कौन से डायरेक्टिव हो गए, ऑर्थो और पैरा। वो की वो बात, यहाँ NO2 जुड़े, यहाँ मेजर कौन सा बनेगा, पैरा, इसलिए मैंने मेजर बना दिया। क्यों, क्योंकि ऑर्थो पर इन दोनों के बीच में रिपल्सन होने का। फिर एसाइल ग्रुप को मैंने हाइड्रोलाइसिस कर दिया, कार्बोनिल की ओर OH, इधर क्या लगा दिया H, NH2। अब है अपन को तो यहाँ NO2 चाहिए, उसके लिए क्या करवाते हैं, सोडियम नाइट्राइट HBF4। और सोडियम नाइट्राइट की अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। जब भी सोडियम नाइट्राइट की HCl, HBF4, H2SO4 उनके साथ रिएक्शन कराते हैं तो डाई एजोनियम सॉल्ट प्राप्त होता है। और डाई एजोनियम सॉल्ट है वो प्राप्त होने के पश्चात NaNO2 और कॉपर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। सबसे पहले काउंटर आयन को अलग कर दिया, NaBF4, फिर N2 गैस रिलीज हो गई, कौन जुड़ गया, NO2। ये रिएक्शन कैसे हुई, क्या हुई, अपन इसकी डिटेल से अध्ययन करेंगे। इसका मतलब क्या था कि अपन को यहाँ NO2 चाहिए, तो पहले NO2 को उस ग्रुप में कन्वर्ट कर दो जो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव है। तो NO2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, NH2 में। फिर अपन ने उसका क्या कर दिया, एसाइलेशन। एसाइलेशन क्यों करवाया, क्योंकि डायरेक्ट इसका करेंगे तो ये मेटा डायरेक्टिव हो जाएगा। इसलिए अब है कि यहाँ ये जो NH है वो कौन सा है, ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा मेजर कौन सा बन गया, पैरा। ऑर्थो क्यों नहीं, स्टेरिक एंड्रेन। फिर क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस, फिर डाइएजोनियम सॉल्ट बना दिया और फिर उसकी NaNO2 कॉपर। कौन सी रिएक्शन, गाटरमान। ये रिएक्शन आप आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब है नाइट्रोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैंने आपको बता दिया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, O पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव। ये N पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर। तो बेंजीन पर यहाँ कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन फिर इधर आएंगे और ये हैं ये। अब सुनना, कई बार ये है कि ये स्ट्रक्चर दोनों सेम है, नहीं है, ये दोनों केक्युले स्ट्रक्चर हैं। देखो इनमें पाई बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग है, यहाँ पाई बॉन्ड है जबकि यहाँ इसमें सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मैंने क्या बना दिया, रेजोनेंस हाइब्रिड। कई बार पूछा गया है कि नाइट्रोबेंजीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखिए। अनुनादि संकर को क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। इस वीडियो में कहीं कोई समस्या है आप मुझे फिर पूछ सकते हैं। थैंक्स।